अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी तक हम पाकिस्तान पिनल कोड के 377 सेक्शंस कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 17 जो कि प्रॉपर्टी से मुतालिक ऑफेंसेस को बयान करता है, जिसके जो सेक्शंस हैं वो 378 से लेकर 462 तक हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान पिनल कोड के दो सेक्शंस को बयान करेंगे, सेक्शन 378 और सेक्शन 379। सेक्शन 378 थेफ्ट से मुतालिक है और 379 में इसकी सज़ा बयान की गई है। देखिए, पाकिस्तान पिनल कोड के कुछ सेक्शंस हैं जिसमें जो डेफिनेशन है साथ ही उस सेक्शन में उसकी सज़ा बयान कर दी जाती है, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें डेफिनेशन किसी और सेक्शन में होती है और सज़ा किसी और सेक्शन में होती है। इसमें भी ऐसा ही है। जब कोई FIR दर्ज होती है थेफ्ट से मुतालिक तो 378 के तहत FIR दर्ज नहीं होती, बल्कि 379 के तहत दर्ज होती है, क्योंकि उसमें इसकी सज़ा बयान की गई है। 378 जो है ये थेफ्ट को बयान करता है, जिसको अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो वो बनता है सिरका यानी कि चोरी। आमतौर पर हम कहते हैं कि फ़लाँ शख्स ने चोरी कर ली। कहने को तो हम लोग कह लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि चोरी कब मुकम्मल होती है, इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। जब तक हमें इसके इंग्रेडिएंट्स का पता नहीं चलेगा उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ शख्स ने चोरी कर ली है। हो सकता है उसने चोरी ना की हो, चोरी मुकम्मल ना हुई हो, बल्कि उसने किसी और सेक्शन के तहत कोई और जुर्म किया हो। सेक्शन 378 की डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent, यानी कि जो कोई शख्स बदयांती से कोई माल मनकूला किसी शख्स के कब्ज़ा में से इसकी रजामंदी के बग़ैर लेने की नीयत से इस माल को लेने के लिए इस माल को हलाए तो कहा जाएगा उसने सिरके का इर्तिकाब किया। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से आ गए? इसमें पहले नंबर पे आ गया डिसऑनेस्टली, उसके बदयांती होना लाजमी है। दूसरे नंबर पे आ गया उस प्रॉपर्टी का मूवेबल होना ज़रूरी है। अगर इमूवेबल होगी तो वो चोरी के ज़िम्मे में नहीं आएगी। पहले नंबर पे डिसऑनेस्टली, दूसरे नंबर पे मूवेबल प्रॉपर्टी हो और वो किसी दूसरे शख्स के कब्ज़ा से ली गई हो, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। ये तीन हो गए। फिर चौथे नंबर पे विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, यानी कि उस पर्सन की इसमें कंसेंट शामिल ना हो, रजामंदी शामिल ना हो। मूव्स दैट प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी को हलाए तो कहा जाएगा कि इसने चोरी की है। ये तो इसके इंग्रेडिएंट्स आ गए, यानी कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें से अगर कोई एक भी पूरा ना उतरे तो चोरी नहीं कहलाएगी। जैसे कि हम अगर कोई डिश बनाते हैं, कोई हंडियाँ बनाते हैं, तो उसमें सब चीज़ें शामिल होंगी तो वो डिश मुकम्मल होगी। अगर उसमें कोई एक चीज़ हम शामिल नहीं करेंगे तो वो जो डिश हम बना रहे हैं वो मुकम्मल नहीं होगी। तो इसका भी ऐसे ही है, सब इंग्रेडिएंट्स का पूरा होना ज़रूरी है। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर A और B किसी बस में सफ़र कर रहे हैं। दोनों दोस्त हैं, बस में बैठे हैं। जो A है उसका वॉलेट उसकी पैंट की बैक वाली पॉकेट में है। उसको थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि आपको पता है वॉलेट भी बड़ा होता है। उसने अपना वॉलेट वहाँ से निकाल कर अपने पास सीट के साथ रख लिया। जो उसका दोस्त है भी, उसने वो वॉलेट उठा के चुपके से अपनी जेब में डाल लिया। अब A को नहीं पता कि उसका वॉलेट वहाँ से उठाया गया या नहीं उठाया गया। वो दोनों बस से उतरते हैं। अब ऐसी सूरत में क्या होगा? क्या चोरी होगी? ये बिल्कुल ऐसी सूरत में चोरी होगी, क्योंकि जो वॉलेट है वो A के पोजेशन में ही है, उसने अपने पास रखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसने अपने पोजेशन से बाहर निकाल दिया। और B ने उस वॉलेट को, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके पोजेशन से उसकी रजामंदी के बगैर उठा लिया है, लिहाजा चोरी हो गई। इसको हम दूसरी मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर A और B कहीं जा रहे हैं। रास्ते में A का वॉलेट जो है वो गिर जाता है, उसका वॉलेट नीचे गिर गया। तो B जो कि पीछे आ रहा है, उसने वो वॉलेट उठा के अपने पास रख लिया, उसको वापस ना किया। तो ऐसी सूरत में क्या ये थेफ्ट हो जाएगी? नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है। ऐसी सूरत में ये थेफ्ट नहीं होगी, क्योंकि जब वॉलेट ज़मीन पर गिर गया तो वो A के पोजेशन से निकल गया। लिहाजा B ने जब वॉलेट उठाया तो उसने A के पोजेशन से उसकी रजामंदी के बगैर नहीं निकाला, लिहाजा इसमें थेफ्ट नहीं होगी, कोई और जुर्म होगा। इसी तरह हम इसको किसी और मिसाल से समझ लेते हैं।
मिसाल के तौर पर ए और बी दोनों दोस्त हैं। जो बी है वो ए से पेन मांगता है कि मुझे पेन दो लिखने के लिए। ए बी को अपना पेन दे देता है, बी वो लिखता है, लिख के साइड पर रख देता है। ए जो है वो चुपके से वो पेन अपना पेन ही उठा लेता है। अब अगर उसने मजाकन ऐसा किया है जो जैसे कि दोस्त आपस में करते हैं, तो फिर तो ये चोरी ना है, क्योंकि उसकी इसमें डिसऑनेस्टी शामिल नहीं है। लेकिन बाद में अगर ए ये कहता है कि मैंने तुम्हें पेन दिया था, तुमने मेरा पेन गुम कर दिया है, इसकी कीमत मुझे दो, तो इसका मतलब है इसकी डिसऑनेस्टली इसमें शामिल है। अब ऐसी सूरत में आप सोच रहे होंगे कि ए अपनी चीज़ को कैसे चोरी कर सकता है। वो इस डेफिनेशन के तहत कर सकता है, क्योंकि इस डेफिनेशन में ये नहीं कहा गया कि जो चीज़ दूसरे के कब्ज़े से उठाई गई हो दूसरा जो है उस चीज़ का मालिक हो, ये नहीं बताया गया। अब ए ने अपना पेन बी को दिया तो वो बी के कब्ज़े में चला गया। अब ए ने बी के कब्ज़े से वो उठाया, चाहे वो मालिक वो उसका था, लेकिन ऐसी सूरत में ए खुद उस चीज़ का मालिक होते खुद ही उस चीज़ें उसकी चोरी कर ली। इसी तरह चोर जाता है किसी घर में जाता है, चुपके से जाता है, जाके वहाँ पे जाके वो टीवी पड़ा है, टीवी की तार शार उतारता है पीछे से और उसको वो उठाने लगता है, तो शोर शराबा होता है, तो वो उसको वहीं पे छोड़ देता है। तो क्या ऐसी सूरत में ए ने चोरी की? देखें, अगर ए ने उस टीवी को उसकी जगह से हिला दिया है, चाहे वो लेकर नहीं गया अभी, और टीवी अपनी जगह से हिल गया है, तो उसका मतलब उसने चोरी कर दी। अगर टीवी अपनी जगह पर पड़ा रहा है और शोर शराबा सुन के उसने टीवी को वहीं छोड़कर हिलाया नहीं है और चला गया है, तो ऐसी सूरत में चोरी नहीं हुई। अब इसी तरह हम थेफ्ट को मूवेबल प्रॉपर्टी को मद्देनज़र रखकर भी समझते हैं। मिसाल के तौर पर ए जो है वो बी की ज़मीन से एक दरख्त इस नीयत से काटता है कि उसे बी के कब्ज़ा में से बी की रजामंदी के बगैर बदयांती से ले जाए। तो यहाँ जैसे ही ए ने दरख्त को इस तरह से ले जाने के लिए काटा, उसने थेफ्ट का इर्तिकाब किया, क्योंकि जब वो काट दिया गया तो ऐसी सूरत में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से मूवेबल प्रॉपर्टी में चेंज हो गया। और जब उसको काटा तो उसको अपनी जगह से उसने हिला दिया, तो इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए। इसी तरह एक आखिरी मिसाल से भी हम इसको समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक घड़ी साज को कहता हूँ कि मेरी घड़ी ठीक कर दो। वो घड़ी साज जो है मेरी घड़ी ठीक कर देता है, वो अपनी मजदूरी मांगता है, मैं कहता हूँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो मेरी घड़ी अपने पास रख लेता है कि जब पैसे दोगे तो अपनी घड़ी ले जाना। लेकिन मैं चुपके से अपनी घड़ी वहाँ से उठा लेता हूँ, चाहे वो घड़ी मेरी मलकियत ही है, लेकिन उस टाइम वो घड़ी साज के कब्ज़े में है। वो घड़ी साज के कब्ज़े में से वो घड़ी मैंने उसकी रजामंदी के बगैर बदयांती से उठा ली है, तो ऐसी सूरत में ये चोरी का इर्तिकाब हो गया। 379 पढ़ लेते हैं, जिसमें सेक्शन 378 की सज़ा बयान की गई है। सेक्शन 379 says whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 3 years or with fine or with both। यानी कि जो थेफ्ट की सज़ा है वो इम्प्रिजनमेंट है, जो कि सादा भी हो सकती है और कैद व मुशक्क़त भी हो सकती है, जो कि 3 साल तक हो सकती है। यहाँ पे ऐसे शख्स को जुर्माना आयद किया जाएगा या फिर दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। अगर ज़ाब्ते की बात की जाए तो थेफ्ट का जो ज़ाब्ता कार है वो काबिल दस्तअंदाज़ी है, वारंट है, नाकाबिल ज़मानत है, नाकाबिल राज़ीनामा है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियो देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।